गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट रजमा में। स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 है इस वीडियो सीरीज का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का विज्ञान चंद्रिका भाग 1 का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि पल पल का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाठ की मुख्य बातें को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। कहता है तंतु। तंतु कहते किसे हैं? तो तंतु कहते हैं धागे को। धागा या तो कपास से बनता है या ऊन से या फिर जूट से। वास्तव में केवल कपास या ऊन के धागों से बनते हैं क्या वस्त्र। जूट के धागों से झोला, बोरा, चड्डी या सुतली बनता है ना। हमारे यहाँ खाट बुनने की रस्सी जूट से ही बनती है, जिसे स्थानीय कारीगर अपने घर पर ही बना लेते हैं। बोरा, सुतली कारखानों से बनते हैं। सामान्यतः आजकल कपड़े सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिस्टर तथा टेलीकॉटन आदि धागों से बनते हैं। पॉलिस्टर तथा टेरिलिन कृत्रिम ढंग से बने होते हैं। रुई तथा जूट पादप तंतु है, क्योंकि ये पौधे से प्राप्त होते हैं। कपास से बिनौले निकालकर रुई प्राप्त करते हैं और रुई से चरखे पर काता यानी क्या है तागा काटते हैं। फिर तागे से करघे पर वस्त्र बुना जाता है। मोटा मोटी आपको याद रखना चाहिए कि पहला पॉइंट, वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। वस्त्र धागों से बुना जाता है, जिन्हें हम लोग तंतु कहते हैं। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट यानी कि कृत्रिम। सूती, रेशमी, ऊनी और जूट आदि प्राकृतिक तंतु है। समझ रहे हैं ना। प्राकृतिक हुआ यानी जो पेड़ पौधे से प्राप्त हो गए और जंतुओं से डायरेक्टली प्राप्त हो गए, उसे प्राकृतिक तंतु कहेंगे। और वैज्ञानिकों द्वारा अगर प्रयोगशाला में बनाया गया है कोई तंतु, तो उसे कृत्रिम बोलेंगे यानी संश्लिष्ट। जैसे नायलॉन और पॉलिस्टर आदि क्या है, तो संश्लिष्ट तंतु है, कृत्रिम है। रुई और जूट पादपों से प्राप्त होते हैं। रेशमी तंतु रेशम के कीड़ों से प्राप्त होते हैं। आपके बुक में इसका फिगर भी दिया होगा, है ना। ऐसे यूट्यूब पर इसका वीडियो डाल देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा रेशम से कैसे रेशमी वस्त्र बनता है रेशम के कीड़ा से, जिन्हें पाला जाता है। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। धागों की बंधाई और बुनाई के बाद वस्त्र का थान बनता है, याद रखना है। धागों की बुनाई के बाद क्या बनता है? वस्त्र का थान। कुर्ता या कमीज बनाने के लिए कारीगर वस्त्र के टुकड़े को काटकर सिलाई करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं पाठ में आए कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर को। पहला प्रश्न है कि आखिर ये कपड़े आए कहाँ से, कैसे बनते हैं ये कपड़े। इसका उत्तर लिखेंगे, ये कपड़े तंतुओं से आए हैं जो प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित होते हैं। ये कपड़े तागों से बनते हैं, जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तागों को एक साथ बुनने पर वस्त्र बनता है। कुर्ता कमीज को सीना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है कि क्या सभी वस्त्र तागों से बनते हैं, तो उत्तर लिखेंगे कि हाँ, सभी वस्त्र तागों से ही बनते हैं। अगला प्रश्न है कि दर्जी से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के टुकड़े लीजिए और उन्हें अपनी कॉपी पर चिपकाइए और उनके नीचे उनके धागे भी लगाइए। ये धागे किसके बने होते हैं? उत्तर लिखेंगे, धागे तंतुओं से बने होते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि क्या सभी प्रकार के धागे तंतुओं से बनते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, सभी प्रकार के धागे तंतुओं से ही बनते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, सूती तंतु कैसे बनते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे, सूती तंतु कपास से बनते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप भारत के कुछ ऐसे राज्य के नाम बता सकते हैं जहां कपास की खेती की जाती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ,
भारत के अनेक राज्यों में कपास की खेती होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अभी कपास की खेती गुजरात में किया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में भी इसका बहुत बड़े पैमाने पर खेती होता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत हर प्रदेश में कपास की खेती की जाती है। कपास पौधे के किस भाग से बनता है? इसका आंसर लिखेंगे कपास पौधे के बीज से बनता है। किससे बनता है? बीज से। 8 नंबर प्रश्न है कि क्या आप कपास से तागा बना सकते हैं? तो उत्तर लिखेंगे कि हाँ, कपास से हम लोग तागा बना सकते हैं, यानी अभ्यास करने के बाद चरखा पर हम कपास से तागा बना सकते हैं। हम ही क्यों, कोई भी बना सकता है, गांव में लोग बनाते ही हैं। 9 नंबर प्रश्न है क्या आपको सूती और रेशमी कपड़ों की यानी वस्त्रों की बुनाई में कोई समानता दिखाई देती है? तो लिखेंगे कि हाँ, सूती और रेशमी वस्त्रों की बुनाई में समानताएं हैं। दोनों के धागे समानांतर ढंग से रखकर तथा अन्य धागों को समानांतर पट्टियों में एक धागे के ऊपर तथा उसके बगल में वाले धागों के नीचे से गुजारे अथवा पिरोए जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को अनेक बार दोहराते हैं, तब जाकर सूती या रेशमी वस्त्र प्राप्त होते हैं। क्लियर? 10 नंबर प्रश्न है कि कौन कौन से कपड़े आप पहनते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे हम सूती, ऊनी, रेशमी, सिंथेटिक आदि कपड़े पहनते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि क्या मौसम के अनुसार कपड़े बदलते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, मौसम के अनुसार कपड़े बदलते हैं। गर्मी में सूती, रेशमी, जाड़े में ऊनी तथा बसंत ऋतु में रेशमी सूती कपड़े का उपयोग करते हैं। क्या पहनने के अलावा कपड़े के और भी उपयोग हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे बिल्कुल हाँ, पहनने के अलावा कपड़े को हम ओढ़ना, बिछावन आदि बनाने के उपयोग में भी लाते हैं। 13वां प्रश्न है क्या आपने ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, स्वेटर एक धागे को दूसरे धागे से बांधकर बुना जाता है। बंधाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। इसका 14 नंबर प्रश्न है कि कैसे बनते हैं ये कपड़े? तो उत्तर लिखेंगे ये कपड़े तागों की बुनाई एवं बंधाई की विधि से बनते हैं। 15वां प्रश्न है कि क्या आपने कभी किसी फटे हुए स्वेटर के किसी धागे को खींच कर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? इसका उत्तर लिखेंगे ऐसा करने पर एक एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उघड़ता चला जाता है। 16 नंबर प्रश्न है कि क्या आपने कभी यह जानकारी जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, प्राचीन काल में लोग प्रारंभ में वृक्षों की छाल यानी वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं के चमड़े से अपने शरीर को ढकते थे। कृषक समुदाय के गांवों में बसना आरंभ करने के पश्चात लोग लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन कर लंबी लड़ियां बनाकर तथा उन्हें बुनकर वस्त्र बनाने लगे। ठीक है, अब देखते हैं अभ्यास में जो भी प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर। पहला प्रश्न है निम्नलिखित तंतुओं का प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में यानी कृत्रिम में वर्गीकृत कीजिए, जैसे नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। सॉरी। तो प्रश्न में दिए गए तंतुओं का प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। देखते हैं, दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ प्राकृतिक लिखेंगे और दूसरा तरफ संश्लिष्ट। तो प्राकृतिक में ऊन आ जाएगा, रुई आ जाएगा, रेशम आ जाएगा और पटसन। वही कृत्रिम यानी संश्लिष्ट में नायलॉन, पॉलिएस्टर और संश्लिष्ट को कृत्रिम भी कह सकते हैं। अब देखते हैं नीचे दिए कथन को सत्य है अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न है तंतुओं से धागा बनता है, तो बिल्कुल बनता है, राइट है ये। दूसरा प्रश्न है कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, तो हाँ बिल्कुल है। 3 नंबर प्रश्न है जूट नारियल का एक बाहरी आवरण होता है, तो नहीं। जूट जो है पेड़ से ही प्राप्त होता है, नारियल उसमें नहीं रहता है। रुई से बिनौले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ओटना कहते हैं। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, धागों की बुनाई से टुकड़ा नहीं बनता बल्कि पूरा के पूरा थान ही बन जाता है। ठीक है।
रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, तो पादप से नहीं प्राप्त होता बल्कि रेशम के कीड़ा से प्राप्त होता है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, तो नहीं, पॉलिस्टर तो लैब में बनाया जाता है, प्राकृतिक कैसे होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। ग नंबर में था कि सत्य यह है कि जूट पौधे का छाल है, यानी त्वचा है। क्लियर। अड़ा में है कि सत्य यह है कि तागों की बुनाई से वस्त्र का थान बनता है, न कि टुकड़ा। सत्य यह है कि रेशम तंतु एक जंतु के पेट से प्राप्त होता है। सत्य यह है कि पॉलिस्टर एक कृत्रिम तंतु है, न कि प्राकृतिक। क्लियर हो गया यहां तक। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहां पर आपको भरना है। कहता है कि सूती धागा है ना, यहां पर क्या भरा जाएगा, सूती धागा और जूट का रेशा और जूट का रेशा क्या होता है, पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, यानी पादप तंतु से मिलते हैं सूती धागा और जूट का रेशा। अगला क्या है, अगला हो जाएगा ऊन और रेशम। ऊन और रेशम जंतु से मिलने वाले तंतु है। क्लियर हो गया। अब सही विकल्पों को चुनना है। पहला प्रश्न है कि वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु। क्या कहेंगे, प्राकृतिक तंतु। अगला प्रश्न है मानव निर्मित तंतु क्या कहलाते हैं, तो पॉलिस्टर भी है, नायलॉन भी है, एक्रिलिक भी है, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाए जाते हैं, मधेपुरा, कटिहार, सहरसा। तो सभी जिले से जूट अधिक मात्रा में उगाई जाती है। घन में प्रश्न है रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, रेशे से धागा बनाएंगे उसको कताई कहते हैं। क्या कहते हैं, कताई। धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बुनाई और बंधाई। ऑप्शन नंबर 3। पांचवा प्रश्न है कि रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होता है, तो इसका हो जाएगा रुई कपास नामक पादप के फूल से। यहाँ पर आप बीज भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो बीज ही पूरा रहता है, उसके बाद उसमें फुल टाइप के मतलब गद्देदार चीजें आता है और उसके अंदर भी बीज होते हैं। तो फूल सही है से प्राप्त होता है और जूट जो है पटसन सनई नामक पादप के छाल से प्राप्त होता है ना। पहले के लोग इसी का छाल से लोग खटिया बुनते थे, पुराने जमाने के लोग। अब तो पलंग हुआ करता है, खटिया के नामो निशान मिटता जा रहा है। अगला प्रश्न है कि नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखना है। बताइए कि नारियल से क्या क्या बनता है। तो नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम इस प्रकार है। पहला है रस्सी या थैला, दूसरा है बश यानी व्हाइट वॉशिंग के लिए। 7 नंबर है कि तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि रुई के तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया है कि सबसे पहले रुई को धुनकर उसे पोला बना लिया जाए। पोले से चौक के दुगने आकार की प्यूनी बनाते हैं। अब प्यूनी के एक छोर को अंगूठे और तर्जनी से पकड़कर चरखा के तकुए में फंसाते हैं। चरखा जिस गति से नाचता है उसके कितने गुना अधिक वेग से तकुआ नाचता है। इससे रुई में ऐंठन पड़ता है जिससे धागा निर्मित होता है और इसे कुछ अभ्यास और कुछ कारीगरी की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर। अब परियोजनाएं हैं, तो ये परियोजनाओं को आपको छात्र स्वयं करना है, अपने माता पिता या शिक्षक की सहायता से कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखते हैं जो आके बुक से हट करके है। पहला प्रश्न है कि स्वेटर बनाने का कहाँ से प्राप्त होता है, यानी स्वेटर बनाने का उत्पन्न जो है कहाँ से होता है। तो स्वेटर बनाने का ऊन, यहाँ पर ऊन हो जाएगा। ऊन होता है भेड़ से, ऊंट से तथा बकरी आदि जंतुओं से प्राप्त होता है। संश्लिष्ट ऊन जो मानव निर्मित होते हैं से भी स्वेटर बनाए जाते हैं।
दूसरा नंबर प्रश्न है बिहार में जूट यानी पटसन कहाँ अधिक मात्रा में उगाया जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे बिहार के कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा जिलों में जूट अधिक मात्रा में उगाया जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि चरखा का उपयोग किस काम में किया जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे कि चरखा का उपयोग हाथ से तागों की कताई के लिए किया जाता है। चरखा के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान करने की थी। चौथा प्रश्न है चटाई कैसे बनती है? तो इसका आंसर लिखेंगे चटाई बनाने के लिए तार, खजूर, नारियल आदि की पत्तियां लेते हैं। तार की पत्तियों के कठोर भाग को निकालकर पत्तियों को फाड़कर पतली पतली पट्टियां बना लेते हैं। उन पट्टियों को समानांतर ढंग से रखकर तथा अन्य पट्टियों को समानांतर पट्टियों में एक पट्टी के ऊपर तथा उसके बगल वाली पट्टी के नीचे से गुजारते अथवा पिरोते हैं। स्टूडेंट्स आपको बता दें, जब हम लोग बचपन के दिनों में थे यानी तीसरा दूसरा क्लास में पढ़ते थे, उस समय विद्यालय में बेंच नहीं हुआ करता था, तो या तो बैठने के लिए बोर्ड ले जाते थे अथवा यही तार के पत्तों से चटाई बनाकर ले जाते थे, उसी पर बैठा करते थे। गुरुजी तो कुर्सी पर बैठा करते थे, लकड़ी वाले कुर्सी पर, जबकि हम लोग इसी प्रकार से चटाई बना करके बैठा करते थे। किंतु आप लोग के समय में बहुत बढ़िया बढ़िया बेंच लगा रहता है, लोहे का या फिर लकड़ी का, उस पर बैठते होंगे। 5वां प्रश्न है कि वस्त्र बनाने का चलन कब से आरंभ हुआ? शुरू में किन तंतुओं से वस्त्र बने? इसका उत्तर लिखेंगे वैसे तो प्राचीन काल में मनुष्य नंगा ही रहता था, बाद में वह पेड़ों की पत्तियां, छाल और चमड़े से बदन को ढकने लगा। सभ्यता के आगे बढ़ने पर वह वस्त्र बनाने और पहनने लगा। शुरू में पशुओं के बाल से वस्त्र बनता था, बाद में कपास के आविष्कार के बाद इससे तंतु बना और वस्त्र बुना गया। क्लियर? इस प्रकार हम देखते हैं कि शुरू में कपास के तंतु, उनके तंतु, फिर रेशम के तंतु से वस्त्र बनने लगा। 6वां प्रश्न है कि वस्त्र बुनने का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ बना? कारखाने से मनुष्य को क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर लिखेंगे कपड़ा बुनने का कारखाना सर्वप्रथम इंग्लैंड में बना। इससे मनुष्य को लाभ हुआ कि महीन से महीन कपड़ा कम मूल्य पर मिलने लगा। कारखाने में वैसी मशीनें लगी जिससे काफी महीन तंतु बनाए जा सकते थे। बुनते समय तेजी से मशीनों के चलने के बावजूद तंतु टूटते नहीं थे। 7वां प्रश्न है कि कपड़ा बुनने के कारखानों से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर लिखेंगे कपड़ा बुनने के कारखानों से भारत पर यह कुप्रभाव पड़ा कि यहाँ के गृह उद्योग चौपट हो गए। कारीगरों को मजदूर बनकर खेतों में काम करना पड़ा, है ना। देश के धन विदेश में जाने लगा और देश में गरीबी फैलने लगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार यह अध्याय भी आपका समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप किताब पढ़ा कीजिए। जब किताब आप पढ़ लेंगे तो जब क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।